ओके दोस्तों, आइए आपका हमारे YouTube चैनल MK सर लखनऊ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल में टेट की तैयारी के लिए विज्ञान विषय के क्वेश्चन हम आपको 20 क्वेश्चन पर डे करवाते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7400 एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में होगा, कितना होगा दोस्तों ये बताना है आपको। 7400 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोगों को दोस्तों पता होता है कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, -10 मीटर। तो 7400 एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा। यहाँ जो आंसर दिए हैं 7 के बाद दशमलव है, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, तो 7.4 में 7400 एंगस्ट्रॉम में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। 10⁻⁻10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7.7400 इंटू 10⁻⁻10। और जब ये 400 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट है, जब इसको 7 के पास लाएंगे तो 3 डिजिट बाद आता है इधर, तो यहाँ बाएं साइड चले हैं तो इधर +3 हो जाएगा -10 में, तो कितना हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो हम लोगों को पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, K बराबर ½ mv², ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर गतिज ऊर्जा का जो द्रव्यमान अगर दूना कर दें, यानी m की जगह 2m कर दें और b वेग कितना कर दें, आधा कर दें, यानी b/2, तो b² है तो b²/2² यानी 4, तो यहाँ से 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये ½ mv² हो जाएगा, ये k है, अपान में 2 आ गया, मतलब गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ए नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं। कोई भी करता है काम करने वाला, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है, आप जानते होंगे, ए नंबर सही है, सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। P बराबर होता है W/T। P क्या है, सामर्थ्य, W है कार्य और T है समय। तो कार्य करने की दर 10 बोल दे तो इसका मतलब समय से भाग देना है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, सामर्थ्य। ए नंबर आपका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक की तुलना में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से व्यक्त करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से। तो बीटा बराबर होता है 2α, यानी जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दूना होता है। यही पूछ रहा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके रेखीय प्रसार गुणांक की तुलना में कितना होता है, तो 2 गुना। तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है। अणु होते हैं, परस्पर टक्कर होती है, तो जो ऊष्मा का संचरण होता है या स्थानांतरण वो किसके द्वारा होता है, किस में होता है, चालन में होता है या संवहन में होता है या विकिरण में होता है या किसी भी विधि में नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो उत्तर होगा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, चालन में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। जब कोई भी चीज या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है ना, तो उसमें परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है, ये यहाँ पर भी यही एक तरीके से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तन, यानी बर्फ को जल में, यानी अवस्था परिवर्तन करना है, ठीक है। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर आपका सही है, 80 किलो कैलोरी
ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ के अणुओं की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही जल के अणुओं में होगी। यानी टेम्परेचर दोनों का सेम है, चाहे वो बर्फ के अणु हो और चाहे वो जल के अणु हो। अब ये बताना है कि बर्फ के अणुओं की अपेक्षा जल के अणुओं में क्या होगा। 4 उत्तर है आपके पास। पहला है अधिक गतिज ऊर्जा होगी और अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। दूसरा उत्तर है अधिक गतिज ऊर्जा तथा कम स्थितिज ऊर्जा। तीसरा उत्तर है अधिक गतिज ऊर्जा तथा समान स्थितिज ऊर्जा। और चौथा है समान गतिज ऊर्जा तथा अधिक स्थितिज ऊर्जा। तो डी नंबर आपका सही है दोस्तों। इसमें क्या है, जो जल के अणु होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें बर्फ के अणुओं की अपेक्षा गतिज ऊर्जा तो समान होगी लेकिन अधिक स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में है, क्या है, कितने हैं? 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के, या 1 ग्राम अणु कैल्शियम का, या 6 × 10⁻22 अणु कैल्शियम के, या 0.1 ग्राम अणु कैल्शियम के। ये बताना है आपको। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु बाहर निकालेंगे 100 आएगा। तो 100 ग्राम में दोस्तों क्या होता है, अणुओं की संख्या होती है, मतलब जितना भी यौगिक होता है उसका अणु बाहर निकालने पर जितने ग्राम आता है उतने ग्राम में अणुओं की संख्या 6 × 10⁻23 होती है। ठीक है, तो 100 ग्राम में इतनी होगी कैल्शियम के अणुओं की संख्या, तो 10 ग्राम में 10 से भाग दे देंगे, तो 1 0 23 से कट जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। यानी 6 × 10⁻22 अणु कैल्शियम के हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको मालूम है उस पदार्थ का अणु भार निकालते हैं बटे क्षारीयता। यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम के अणुओं की संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na कितने हैं 2, तो 23 होता है, 23 × 46 हो जाएगा। कार्बन 1 है 12 और प्लस O3 16 × 48, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है 3, तो 16 × 48। अब जोड़ेंगे पूरे को तो 100 आ जाएगा। 8 2 10 6 और 4 1 5 4 9 1 10, 106 हो जाएगा। और 2 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 53 आ जाएगा, 53। अर्थात सोडियम कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार होगा वो 53 होगा और ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोजन अणु N2 में है, इसमें दिया है पहला उत्तर एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन होता है N, नाइट्रोजन यानी 2 N है और इनके बीच जो बंध होता है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7 होती है, तो 2 5 होगा, 2 7 4 होगा, है ना, 5। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी अंतिम कक्षा में वो होती है 7, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, साझा कर लेंगे, तो दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात त्रिबंध बनेगा। इसलिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। मेरा मानना है आप सीख रहे होंगे और अच्छे ढंग से सीख रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। निकेल की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है। एसिटिलीन मतलब C2H2 और निकेल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो ये C2H4 बना देता है, यानी हाइड्रोजन क्या करता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। पारे या मरकरी, उसी को कहते हैं पारे को, का रासायनिक प्रतीक है, क्या है? ये तत्व है पारा, तो प्रतीक भी होता है, तो इसका डी नंबर सही है, Hg होता है।
ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, समभारिकों में समान होते हैं। समभारिक क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं जिनमें परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे कहते हैं समभारिक। और जो परमाणु भार होता है वो किससे निकलता है? न्यूक्लियन से। अर्थात समभारिकों में क्या बराबर होता है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब परमाणु भार, ठीक है। अब परमाणु भार मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, यही न्यूक्लियनों के भी बराबर होता है, ठीक है। ओके, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। कौन होते हैं? तो एक संयोजकता हो मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा हो। तो धातुएं भी देती हैं और अधातुएं भी देती हैं, अर्थात सी नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। धातु व अधातु दोनों की संयोजकता एक होती है। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग। नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु किस पौधे में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, तो जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन स्थिरी कारक जीवाणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बताइए दलहन वाला कौन सा पौधा है इसमें? तो यहाँ देखेंगे बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी चने में, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, शहरों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, किसके द्वारा होता है? स्वचालित वाहनों के द्वारा होता है, या फैक्ट्रियों से, या टेनरी से, या वाहित मल से? आपको बताना है सही उत्तर। तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, स्वचालित वाहनों से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। वन उन्मूलन कम करता है, क्या कम करता है? वर्षा को कम करता है, या मृदा अपरदन को, या भूस्खलन को, या इनमें से सभी? तो ये मृदा अपरदन को कम करता है दोस्तों, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। वनों की सहायता से मिट्टी का जो कटान होता है वो कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, तपेदिक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा, या सभी के द्वारा? तो यहाँ उत्तर जो होगा दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा, जीवाणुओं के द्वारा तपेदिक रोग होता है। आइए आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ऊतकों का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? यहाँ दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा होता है। ए नंबर सही है, या बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर? तो यहाँ उत्तर जो होगा वो सी नंबर सही है, कोशिकाओं के द्वारा आपका ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पादप कोशिका की पहचान है, क्या है भाई? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो पादप कोशिका की क्या पहचान है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पादप कोशिका की पहचान है वो है कोशिका भित्ति, अर्थात सी नंबर आपका सही है दोस्तों। आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, हमारा लक्ष्य आपका लक्ष्य एक ही है, आप अच्छी सी जॉब पाएं और अच्छे टीचर बने, अपने लिए और बच्चों के लिए भी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।